सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से चालू होने वाला है। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे में आप लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज। जिस आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैथ्स के लिए, जिसको जिसमें मैं आपको यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम्स में जिस टाइप का क्वेश्चन आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप ये 20 क्वेश्चंस को करते हो तो मैं इसमें आपको इसके करने के अप्रोच बताऊंगा कि इसे करने का सही तरीका क्या है एग्जाम में। बिना घबराए इसे आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ₹7200 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन रेशियो 1/2 4 3/2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द शेयर ऑफ आर? ₹7200 को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2 4 3/2 के अनुपात में बांटा गया, तो आर का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पे हमें आर का शेयर या फिर हिस्सा को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो में वैल्यू देखा जाए तो पी क्यू आर को 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2 के अनुपात पे शेयर मिला है। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रेशियो निकल करके आ जाएगा 1/8/3, जिसका वैल्यू हमें 7200 दिया गया है। तो इसे जोड़ने पे हमारा वैल्यू 12 यूनिट आएगा, जिसका वैल्यू 7200 दिया गया है। तो एक यूनिट का वैल्यू हमारा यहाँ पर 600 आ जाएगा और आर का 3 यूनिट का वैल्यू 3 इंटू 600, जो कि 1800 निकल करके आंसर आ जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित बाइज एन ओल्ड बेड for rupees 2320 and spend rupees 180 on its repairing. If he sells it for 2400, then what is the loss percentage? तो हमें यहाँ पे हानि का परसेंटेज पूछा गया है। रोहित एक पुराना बल्ला 2320 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 में बेचे तो हानि की प्रतिशत क्या होगी? तो हानि की प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस पे टोटल खर्च निकालना होगा। टोटल इसका कॉस्ट प्राइस हमारा 2320 प्लस 180 जो इसलिए इसके मरम्मत पे खर्च किया, तो टोटल हमारा सीपी आ जाएगा 2500। और इसे बेचा गया है 2400 पे। तो टोटल रुपीस पे अगर हम लोग लॉस देखें तो 100 का लॉस है। मगर हम लोग अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 100/2500, जिसका वैल्यू 4% निकल करके आ जाएगा। इसका 3। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 14.28%, देन हाउ मच परसेंटेज इट्स ब्रीथ शुड बी रिड्यूस टू कीप द एरिया सेम? आयत की लंबाई को 14.28% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? तो तो आप लोगों को पता होगा कि 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। तो यहाँ पर लेंथ को 7 से बढ़ा करके 8 कर दिया गया है। तो ब्रेक के कितना से कितना किया जाए कि एरिया सेम रहे? तो इसके लिए हम लोगों को, तो यहाँ पर हमारा लेंथ को 7 से 8 किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेथ को 8 से 7 किया गया होगा। तो 8 से 7 किया गया होगा तो इसके लिए एक घटाया गया होगा 8 से, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/8 निकल करके आ जाएगा और परसेंटेज वैल्यू 12.5% आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 44 मैंगोज, 121 बनानास एंड 11 एप्पल्स. They have to be arranged in several rows in such a way that every row contains equal number of fruits, and each row contains fruit of one type. What is the minimum number of rows? 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या के फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो कि हमें मैंगो, बनाना और एप्पल दिए हुए हैं। हमें 44 मैंगोज, 121 बनाना और 11 एप्पल दिए हुए हैं कि एक रो में अगर एप्पल है
तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल हो, इसमें कोई बनाना या फिर मैंगो नहीं हो। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाना हो, और अगर इसमें मैंगो है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंगो हो। तो हम, और अगर यहाँ पे 5 एप्पल है तो अगले रो में भी सिर्फ और सिर्फ 5 बनाना होना चाहिए, और अगले रो में सिर्फ और सिर्फ 5 मैंगोज होना चाहिए। तो इस टाइप से हमें बताना है कि कम से कम कितने रोज बनाना होगा, मतलब इसमें हमें बताना है कि इस तरीके के कम से कम कितने रोज बनेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इन सबका एचसीएफ निकालना होगा, जो कि एचसीएफ हमारा यहाँ पे 11 है, और हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारा आ जाएगा 176, और इसका एचसीएफ है 11, और इसको अगर हम 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 16 नंबर ऑफ रोज रहेंगे, और टोटल यहाँ पे 11 एप्पल, 11 बनाना और 11 मैंगोस का रो बनेगा, और टोटल इस टाइप के 16 रो बनेंगे। तो इसका आंसर 16 होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली डबल इटसेल्फ इन 10 years, फाइंड द टाइम इन विच इट विल अमाउंट्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह राशि स्वयं का 4 गुनी हो जाएगी। तो कोई भी धनराशि को अगर मान लेते हैं एक है, एक को दोगुना होने में 10 वर्ष का समय लगा, तो दो को दोगुना होने में, दो गुना 4 होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। तो कोई भी धनराशि को एक से 4 होने में 10 और 10 20 वर्ष की समय लगेगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट किसमें हो ये फर्क नहीं पड़ता। एक से दो होने में 10 साल और दो से चार होने में 10 साल, तो टोटल 1 से 4 होने में हमें 20 साल का टाइम लगेगा। A student scores 75% in a test and get 30 marks more than other student who scored 60%. What is the maximum marks in the test? इसके लिए मान लेता है एक छात्र ए है और एक छात्र बी है। ए ने 75% अंक प्राप्त किए और बी ने 60% मार्क्स प्राप्त किए, और ए जो है बी से 30 नंबर अधिक है। तो अगर ए 20 से 30 नंबर अधिक है तो परसेंटेज में यह 15% अधिक है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 60 से 75 घटाएंगे तो ये 15% अधिक है 20 से। तो परसेंटेज में 15% अधिक है और मार्क्स में 30 अधिक है। तो 1% का वैल्यू 2 आ जाएगा और 100% का वैल्यू 200 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम ब्रैकेट को, फिर हम लोग लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट को जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 96 गुना 2 डिवाइडेड बाय 24। 24 के टेबल में ये 4 बार में जाएगा, और 4 टू जा 8। वाह। और अगर हम स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे तो फिर ये यहाँ डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 36। तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में जाएगा, 2 का टेबल में 36 18 बार में जाएगा। और जब हम मीडियम साइज, अभी हम इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 41। जब हम 18 को 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट इकाई अंक आखिर में 8 आएगा, जब 8 को 1 से गुना करेंगे। तो इसमें मात्र एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 8 है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से सॉल्व करना है। हम लोग सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम साइज, उसके बाद लास्ट में डिवाइड 2 कर देंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 175 मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 5। जब 24 को 72 से डिवाइड करेगा तो ये 3 बार में जाएगा, और 175 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 530 आंसर आ जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 का टेबल में ये 10 बार में जाएगा, और ये टोटल आंसर हमारा 5300 आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है,
After working 8 days, Rakhi finds that only 10% of work is completed. She employs Pulam, who is 20% more efficient than Rakhi. How many more days will they together take to complete the remaining work? 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर राखी 8 दिनों में 10% काम पूरा करती है, तो उसे 100% काम पूरा करने में 80 दिनों का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है राखी किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर रही है। तो मान लेते हैं अगर राखी एक दिन में 10 काम करती है तो टोटल काम 800 है। तो एक दिन का इसका एफिशिएंसी, इसकी कार्य क्षमता 10 है। और पूनम जो कि राखी से 20% एक्स्ट्रा एफिशिएंट है। तो इसका मतलब राखी की एफिशिएंसी एक दिन में कार्य करने की 12 है और दोनों को मिलके एक साथ कार्य करने की एफिशिएंसी 22 है। तो अगर राखी ने 10 दिन काम किया है, तो राखी ने 10 दिन अगर काम किया तो इसका मतलब है राखी ने 80 कार्य कर लिया है। तो बचा हुआ कार्य बच गया 800 माइनस 80। तो टोटल बचा हुआ कार्य हो जाएगा 720 और टोटल इसे 22 की एफिशिएंसी से 360/11 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा, जो कि तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इन रुपीज 5175 and discount of 25% is offered. What is the marked price of the article? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और 25% की छूट दी जाती है, तो वह वस्तु की वास्तविक मूल्य क्या होगी? 25% की छूट दी गई है, तो मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस 4 रहा होगा और उसे 25% की छूट देकर के 3 में बेचा गया होगा। तो यहाँ पर 3 का मान 5175 दिया हुआ है और हमें 4 का मान ज्ञात करना है। तो ये 3 का टेबल से 1 7 2 5 1725 बार में जाएगी और जब हम 1725 को 4 से गुना करेंगे तो 6900 आंसर आ जाएगा। R can do a work on 9 days, then what percent of total work can be done by R in 45 days? So guys, यहाँ पे 9 नहीं होने वाला है, यहाँ पे 90 डेज होगा, यहाँ पे 90 दिन होगा। तो R के R एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। R द्वारा कुल कार्य का कितना प्रतिशत 45 दिनों में किया जा सकता है? तो यहाँ पर 90 दिनों में आर कोई कार्य पूरा कर रहा है तो 45 दिनों में जाहिर सा बात है वो उस कार्य का आधा करेगा। आधा का मतलब होता है 50% कार्य किया जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन मान निकालने पर है। तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जब हम लोग 7 को 33 में ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 22 देख रहे हो तो ये 11 का मल्टीपल है। हमें ऑप्शन में चेक करना है कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। क्या 25 11 का मल्टीपल है? नहीं। 21 है? नहीं। 225 है? नहीं। 22 है? बिल्कुल। तो इसका सही आंसर दो 22,000 हो जाएगा। In an exam, out of total number of appeared students, 93% of students passed and 9275 students failed. What is the total number of students appeared in the exam? एक टोटल पास्ट स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है 93% और टोटल फेल्ड कितने होंगे? अगर 93 पास हुए हैं तो इसका मतलब है कि 7% बच्चे फेल हुए होंगे, जिसका नंबर में वैल्यू दिया हुआ है 9275। अगर हम लोग 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 3 2 5 इतने बार में चला जाएगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये 93 और ये 7 है तो टोटल 100% स्टूडेंट्स होंगे। अगर हम इसको ये हमारा 1325 टोटल 1% का वैल्यू है। अगर 100% का वैल्यू निकालना है तो इसे हम लोगों को 100 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल 13250
कितने बच्चे हैं जो एग्जाम को पे अपीयर हुए होंगे, एग्जाम देने के लिए आए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन पे नहीं है, यहाँ ऑप्शन गलत है। और 1,32,500 इसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना वाज रुपीज इतना फॉर 3 मंथ्स ऑफ अ ईयर, रुपीज इतना फॉर 5 मंथ्स, रुपीज इतना फॉर 4 मंथ्स। इफ द टोटल एनुअल सेविंग इज 1300, देन व्हाट इज द सपनाज एवरेज मंथली इनकम। प्रश्न एक एक वर्ष में सपना की औसत मासिक आय वर्ष के पहले 3 महीनों के लिए 1100 है, अगले 5 महीनों के लिए 1000 है और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 है। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय क्या थी। तो यहाँ पे हमें सपना की औसत आय निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका सपना का पूरा साल भर का एक्सपेंडिचर और इसका जो बचत है, इसका जो बचत सेविंग्स है, इसको दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल 12 महीना होता है एक साल में, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमें एवरेज मिल जाएगा। तो पहले 3 महीनों के लिए इसका एक्सपेंडिचर 1100 रुपया था, तो इसका मतलब है फर्स्ट 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए इसने 3300 रुपया खर्च किया। और अगला 5 महीना के लिए 1000 रुपया था, तो इसका मतलब है अगले 5 महीने इन्होंने 5000 रुपया खर्च किया। फिर अगले 4 महीनों के लिए 1200 रुपया था, इसका मतलब है अगला 4 महीना इसने 4800 सर खर्च किया और आखिर में साल के आखिर में इसने 1300 रुपया का बचत किया। तो टोटल इसने 14,400 रुपये खर्च किया टोटल 12 महीनों में। तो इसका मतलब है इनका 12 महीनों का एवरेज 1200 रुपया आ जाएगा। The simple interest received on a sum for 40 years is 2 by 5 of the sum. What is the annual rate of interest? तो अगर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2/5 है उसी सम का, इसका मतलब है वो 40% है उसी सम का। तो 40 सालों में 40% का अगर उसे ब्याज मिल रहा है तो प्रति वर्ष उसे 1% का ब्याज मिल रहा होगा। तो इसका सही आंसर 1% हो जाएगा। At the rate of 5,000 per watch, A earned a profit of 25%, B incurred a loss of 10%. What is the ratio of cost price of A and B? तो यहाँ पर A और B ने अपने अपने घड़ियों को 5,000 रुपए पर बेचा है और A ने 5,000 पर बेच के 25% का लाभ प्राप्त किया और B ने 10% का हानि प्राप्त किया। तो अगर A को 25% का लाभ होता है तो इसका मतलब है ये 1,125 का वैल्यू है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 का वैल्यू निकालना होगा। तो इसका मतलब ये 5 का वैल्यू है और हमें 4 का मान ज्ञात करना होगा। तो अगर हमें 4 का मान ज्ञात करना है तो इसे हमें 5 से भागा दे करके 4 से गुना करना होगा, तब जा करके हमें ए का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और बी के लिए भी हमें सेम 90 से भागा दे करके 100 से गुना करना होगा, इसका मतलब 9 से भागा दे करके 10 से गुना करना होगा। तो 5 से भागा करने पे ये 1000 और ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये यहाँ पर 4/50 तो 9 को इधर भेजने पे 36/50 और इसे काटने पर 18/25 हमारा आंसर आ जाएगा। Two trains are running in opposite direction with the same speed. If the length of each train is 320 meter and they cross each other in 18 seconds, then what is the speed of each train? दो रेलगाड़ियां एक गति में विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यहाँ पर हमें दो ट्रेन दी गई है जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और दोनों का स्पीड सेम है और ये दोनों का ट्रेन की लंबाई भी
320 मीटर दी गई है। तो इसका मतलब है ये दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 640 मीटर की दूरी तय करनी होगी, जो कि इन्होंने मात्र 18 सेकंड में किया है। इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस 18 सेकंड में किया। तो इसका मतलब है इसकी मीटर प्रति सेकंड में 320 बाई 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड में ये दोनों ट्रेन चल रही है। तो अगर हम लोगों को इसको किलोमीटर में निकालना है तो ये 18 बाई 5 से गुना करेंगे, तो ये 2 और ये 64 गुना 2, तो 128 ये दोनों की स्पीड आ जाएगी। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये स्पीड जो है दोनों ऐड होकर के आई है, और दोनों की स्पीड बराबर है, तो हम लोग इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी जो कि 64 किलोमीटर पर आवर है। पर हमें if m ratio m is equal to 9 ratio 6, then what is the value of m plus n, m minus n? तो यहाँ पे हमें m रेशियो n दिया हुआ है 9/6, तो हमें m का वैल्यू 9 रखना है और n का वैल्यू 6 रखना है। तो यहाँ पे हमें m प्लस n और m माइनस n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे m के जगह हमें n 9 पुट कर देना है और n के जगह 6 पुट कर देना है। जैसे ही हम m के जगह 9 और n के जगह 6 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 9 प्लस 5 15 रेशियो ये 3, तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 1, जो कि हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर is rupees 2000. After giving two successive discount of 20% x%, the chair is sold at 1400. What is the value of x? एक कुर्सी की अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान क्या है? तो मार्क प्राइस दिया हुआ है हमें किसी चेयर का 2000। इसे हम लोगों ने दो डिस्काउंट देने पर 1400 रुपए पर बेचा। अगर पहला डिस्काउंट 20% का है तो अगला डिस्काउंट x% का है, और तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग 20% का छूट देते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल ये 20% का छूट देते हैं तो ये हमारा 1600 रुपये में बिकेगा, और 1600 से हमें 1400 आने पे हमें 200 का छूट देना पड़ेगा 1600 पर। तो इसका मतलब है हमें 1/8 का छूट देना होगा। इसका मतलब है हमें 12.5% का छूट देना होगा, जो कि x% का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ 7 men इन अ क्रिकेट टीम आर दिस व्हाट इज देयर एवरेज एज? तो यहाँ पर 7 लोगों का क्रिकेट टीम का एवरेज दिया हुआ है ये, तो फिर ये लोग इन सबका एवरेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। तो 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22 को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 50 51 50 24, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 124 प्लस 124 प्लस 51, तो ये हमारा 175 आ जाएगा। जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 25, तो हमारा एवरेज यहाँ से निकल करके 25 आ जाएगा। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस के तो हम लोग एसएससी जीडी का मैथ्स का पूरा 20 क्वेश्चन मात्र 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं।